तो गाइज आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस रेगुलेशन 2010। और ये आप सभी का सिलेबस में दिया हुआ है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स है, लॉ स्टूडेंट्स, उनको पढ़ना भी है। और अगर आपने MPDLO एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप भी इसके आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको भी ये पढ़ना है, जहाँ से MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और साथ में यहाँ पर जो MPDLO एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं MPDLO एग्ज़ाम के नाम से। और साथ में वहाँ पर सारे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो अपडेट वहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर सारे वीडियो देख भी सकते हैं। और जिन कैंडिडेट ने भी अभी तक स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो इस वीडियो में हम इससे डिस्कस करेंगे जो फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज है, और इस रेगुलेशन 2010 को डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो यहाँ पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस रेगुलेशन को, जो आप सभी को पढ़ना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन 29 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत में सेक्शन 29 में यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रेगुलेशन और रूल्स को बना सकती है। तो उसे बनाया गया है, जो सेक्शन 4 में उस एक्ट में अवेलेबल भी है, फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस। और इसके अंतर्गत में सेक्शन 12 में ये चीज़ कहा भी गया है, जो इंटाइटल है उस एक्ट में कहा गया है। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इस एक्ट को, रेगुलेशन को लाया गया है 2010 रेगुलेशन को। अब यहाँ पर सेक्शन 1 हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट का नाम रखा गया है द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज रेगुलेशन 2010। और ये जो है एप्लीकेबल है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड तालुक लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा इंडिया में ये एप्लीकेबल हर जगह पर है। अब सेकेंड हम सेक्शन देखें, यहाँ पर तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत सब क्लाउज ए के अंतर्गत में एक्ट को डिफाइन किया गया है। इस एक्ट में डिफाइन किया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। बी क्लाउज है, बी सब क्लाउज है फॉर्म मीन्स यहाँ पर इस रेगुलेशन के अंतर्गत में जो भी फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है उस चीज़ को कहा गया है। और सी यहाँ पर क्लाउज है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस क्या है, मीन्स मतलब यहाँ होता है, मीनिंग होता है इसका, जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पर यहाँ पर लीगल सर्विसेज के लिए रूम बनाया जा रहा हो या फिर ऑफिस बनाया जा रहा हो, अवेलेबल करवाया गया हो, उसे ही हम फ्रंट ऑफिस कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लाउज डी के अंतर्गत में लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है यहाँ पर असाइन जो भी किए गए हो क्लाउज 1 के अंतर्गत, सेक्शन 2 क्लाउज 1 के अंतर्गत, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत में। तो यहाँ पर जो भी एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत में यहाँ पर क्लाउज 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत में लीगल प्रैक्टिशनर का डिफाइन किया हुआ है एडवोकेट एक्ट 1961 में। नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लाउज है लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। इसका मीनिंग होता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी हो गया, या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और तालुक लीगल सर्विस कमेटी। ये सब जितने भी है एक लीगल सर्विस के इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाउज है, सब क्लाउज है एफ पारा लीगल वॉलंटियर। पारा लीगल वॉलंटियर क्या होता है, जो पारा लीगल वॉलंटियर उसे कहते हैं जो एक ट्रेंड होते हैं और उन्हें लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के लिए लगाया जाता है काम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जी है, जी के अंतर्गत में सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है, जो भी सेक्रेटरी हो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लाउज है एच, सेक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी सेक्शन धारा है वो एच में डिफाइन किए हुए हैं। आई का डिफिनेशन सब क्लाउज आई में है स्टेट रेगुलेशन। अब स्टेट रेगुलेशन यहाँ पर क्या है, जो भी रेगुलेशन यहाँ बनाया जा रहा हो स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा इस अधिनियम इस एक्ट के अंतर्गत में, तो वो स्टेट रेगुलेशन कहा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर क्लाउज 2 के अंतर्गत में जो भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, वैसे सारे उस वर्ड या फिर एक्सप्रेशन को रेगुलेशन और एक्ट के तहत में उसे माना जाएगा। तो ये चीज़ है हमारा सेक्शन 2। अब इसी चीज़ को हम हिंदी में अगर समझेंगे, जो हिंदी कैंडिडेट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मैं हिंदी में लाया हूँ। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण जो है उसके अंतर्गत में यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 29 द्वारा यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम को 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में लिखित विनियम बनाता है। तो डेट मीन्स यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा 29 धारा को यूज़ करते हुए 97 एक्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पर इस नियम को लाया गया है, ताकि निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान कर सके उन हकदार व्यक्तियों को। और यहाँ पर धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत में इसका नाम पड़ा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा विनियम 2010। तो ये इसका नाम है। और ये भारत के उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों पर लागू होगा। तो ये चीज़ है सेक्शन धारा 1 में। और इसी तरीके से यहाँ पर धारा 2 में परिभाषा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ परिभाषा जो सब क्लाउज ए के अंतर्गत में अधिनियम है। तो अधिनियम यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अभिप्रेत किया गया है। बी में प्रारूप इस विनियमों के उपबंधों प्रारूप अभिप्रेत है। नेक्स्ट है प्रबंध कार्यालय। तो विधिक सेवा संस्था में वह कक्ष अभिप्रेत है जहाँ विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर डी में है, सब क्लास डी में है, विधिक व्यास्य का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड जा में है। नेक्स्ट यहाँ पर है विधिक सेवा संस्था। विधिक सेवा संस्था में यहाँ डिफाइन किया गया यथा स्थिति उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर तालुक विधिक सेवा समिति इसके अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। उसी तरीके से नेक्स्ट में है पेरा विधेयक। डेट मीन्स पेरा विधिक को डिफाइन किया गया स्वयंसेवक से विधिक सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार से प्रशिक्षित पेरा विधिक स्वयंसेवक अभिप्रेत है। तो पेरा विधिक किसको कहा गया? डेट मीन्स पारा लीगल वॉलंटियर को ही कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सचिव विधिक सेवा संस्था का सचिव अभिप्रेत है। नेक्स्ट धारा इस अधिनियम में जो भी धारा डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है राज्य विनियम से अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रेगुलेशन लाया जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत में विधिक सेवाओं के लिए आवेदन। तो यहाँ पर क्लॉज 1 में दिया हुआ विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन स्थानीय भाषा या फिर अंग्रेजी में अधिमानता प्रारूप 1 में प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो जो भी विधिक सेवा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जो आपके लोकल लैंग्वेज हो या फिर अंग्रेजी में, जो फॉर्म 1 में दिया हुआ है। क्लास 2 है कोई आवेदक अपनी शिकायत जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता है संक्षिप्त रूप में एक पृथक प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा। तो जिन्हें भी विधिक सेवाओं का चाहिए, विधिक सेवा लेना चाहता है और शिकायत उनको अगर है किसी भी तरह का, तो फिर वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। थर्ड क्लाउज में है किसी आवेदन यद्यपि फॉर्म 1 में नहीं है को भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक के डेट मीन्स यदि आवेदक ने विधिक सेवा चाहने के लिए समय को समर्थ बनाने के लिए तथ्यों को युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्लॉज में है 4 में यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है तो विधिक सेवा संस्था आवेदक के आवेदन प्रारूप को भरने में और शिकायतों को एक टिप्पणी तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था कर सकेगा। तो जो भी आवेदक है अगर वो किसी भी तरह का आवेदन देने में असमर्थ हो रहे हैं या फिर वो नहीं लिख पा रहे हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो आवेदन यहाँ पर उनके शिकायत जो है और उनके जो भी प्रॉब्लम होंगे वो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था भी किया जाएगा। नेक्स्ट है विधिक सेवा के लिए मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण किया जा सकेगा जिस रीति में कोई आवेदन उप विनियम 1 और उप नियम 2 के अधीन ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 में है पैरा विधिक स्वयंसेवकों, विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लिनिक्स और शैक्षणिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवा के लिए भी विचार में लिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 7 में है आवेदक की पहचान का सत्यापन के पश्चात और यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक और आवेदिका द्वारा की गई शिकायत उसकी स्वयं की है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए ईमेल और ऑनलाइन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध को भी विचार में लिया जाएगा। तो जो भी ये सब शिकायत किया जा सकता है ऑनलाइन, ईमेल और ऑनलाइन सुविधा के द्वारा भी यहाँ पर सेवाएं जो है इनका ले सकते हैं और एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं एप्लीकेंट। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 4 है धारा 4 के अंतर्गत विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना। तो यहाँ पर दिया हुआ है इस धारा के अंतर्गत में जो भी विधिक सेवा संस्थाएं हैं वहाँ पर कार्यालय के समय जो भी पैनल वकील है या फिर एक या अधिक पैरा विधिक स्वयंसेवक है उनका प्रबंध होना कार्यालय में जरूरी है। और इसके अंतर्गत में जो भी न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं के मामले में आवेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसे वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अग्रेसित करेगा और जो अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के लिए पैनल का वकील प्रबंध कार्यालय में ऐसी विधिक सेवाओं प्रदान कर सकेगा। और साथ में यहाँ पर जो भी प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील हो वो सूचना का प्रारूप और वकीलों की सूचनाओं का उत्तर भेजना, आवेदन या फिर अर्जियों का आदि का वैसे सेवाएं प्रदान करना, वो सब सारा इस धारा के अंतर्गत किया जाएगा। साथ में प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारी विरुद्ध से सचिवी का सहायता प्राप्त कर सकेगा। और अति आवश्यक विषय के मामले अगर आते हैं तो प्रबंध कार्यालय में जो भी पैनल का वकील होंगे उनके द्वारा विधिक सेवा संस्थाओं के सदस्य सचिव या फिर सचिव के परामर्श से समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन 4 धारा 4 में। नेक्स्ट यहाँ पर धारा है निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत। तो अब यहाँ पे कौन निःशुल्क विधिक सेवाएं ले सकते हैं वो सेक्शन 5 में हमें देखना है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है जो भी आवेदक एक शपथ पत्र की व एक धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है प्रस्तुत करेगा जो साधारणतः प्राप्त होगा। यहाँ पर दिया हुआ है जो भी शपथ पत्र यथास्थिति न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी पब्लिक या अधिवक्ता या संसद सदस्य विधानसभा सदस्य या फिर स्थानीय निकायों से चुने गए प्रतिनिधि राजपत्रित अधिकारी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या फिर महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा। और शपथ पत्र को सदा डेट मीन शपथ पत्र जो भी होगा उसे सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाला व्यक्ति भी की मुद्रा होगी। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है निःशुल्क विधिक सेवा जो भी हकदार लेने के सबूत यहाँ पर लिया जाएगा। धारा 6 में दिया हुआ है आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्य या फिर और असत्य ब्यौरों का परिणाम। डेट मीन्स अगर कोई आवेदक द्वारा यदि गलत या फिर मिथ्य सूचना दिया जा रहा है जो कपटपूर्ण रीति द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त की गई हो तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्था द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा। तो यहाँ पर कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन या फिर निःशुल्क विधिक सेवा लेने का कोशिश करता है जो उनके लिए नहीं है तो उनके द्वारा जो भी विधिक सेवा दिया जा रहा है वो रोक दिया जाएगा और फिर उन पर जुर्माना वसूली भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में है निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की समीक्षा या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो भी तालुक है जिला है राज्य है या फिर उससे ऊपर स्तर की जो भी विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की समीक्षा या फिर मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा संस्था द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी जहाँ पर समिति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और वहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर होंगे जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है अध्यक्ष के रूप में विधिक सेवा संस्था के सदस्य सचिव या फिर और 2 सदस्य जिसमें एक न्यायिक अधिकारी हो सकेगा और विधिक सेवा संस्था में कार्य करने का अनुभव हो। सेकेंड में दिया हुआ यथास्थिति एक विधिक वृत्तिक या सरकारी प्लीडर या फिर सहायक सरकारी प्लीडर अथवा लोक अभियोजक या फिर सहायक लोक अभियोजक जिसे कम से कम 15 वर्ष का विधिक अनुभव हो तो वो इस पैनल के लिए सदस्य में समिति होंगे। और थर्ड में यहाँ दिया हुआ है क्लाउज थर्ड में दिया हुआ है समिति के सदस्यों की अवधि साधारणतः 2 वर्ष की होगी जिसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकता है और विधिक सेवा संस्था का सदस्य सचिव या फिर सचिव तथापि समिति का पदेन अध्यक्ष बना रहेगा। तो ये चीज़ दिया हुआ है थर्ड क्लाउज के अंतर्गत। अब 4 में क्या है जो भी समिति आवेदन की समीक्षा या फिर मूल्यांकन करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर या विनिश्चय करेगी कि आवेदक विधिक सेवा पाने का हकदार है या नहीं। तो ये चीज़ क्लाउज 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लाउज क्या है यदि कोई आवेदक धारा 12 में वर्णित प्रवर्गों के अधीन नहीं आता है तो उसे स्वेच्छा या किसी अन्य स्कीम के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है विधिक सेवा संस्था ऐसी अभिकरणों संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची रखेगा जिन्हें निःशुल्क विधिक सेवा देने में अपनी रजामंदी व्यक्त की है। तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर अपनी सूची में रखा जाएगा जो फ्री में यहाँ पर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट यहाँ पर है समिति के विनिश्चय या फिर आदेश द्वारा व्यतीत कोई व्यक्ति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा या फिर कर सकेगी जो अपील पर किया जाना निश्चय या फिर आदेश अंतिम होगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे पास धारा 8 है। इसमें वकीलों के पैनल में प्रारूप में विधि व्यासों का चयन। तो कौन से वकील को इस पैनल में चयन किया जाएगा क्या उसका रूल है वो दिया हुआ है सिलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। तो इसके अंतर्गत में जो भी प्रत्येक विधिक सेवा संस्था पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यासों के नाम पैनलित करने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे आवेदन के साथ मामलों के प्रकार के विशेष संदर्भ के साथ वृत्तिक अनुभव का सबूत लगा होगा जो आवेदक विधि व्यासे के मामलों सौंपे जाने की अधिमानता दी जा सकेगी। तो ये चीज़ किया जाएगा धारा 8 के अंतर्गत में। और यहाँ पर जो भी रूल्स है वो सारे फॉलोअप करना होगा। विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे कि सिविल डांडिक हो गया, संवैधानिक विधि हो गया, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि, वैवाहिक विवाद आदि के लिए पृथक पैनल रख सकेंगे। और साथ में यहाँ पे प्रतिधारक वकीलों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत अवधि के लिए आधार पर या फिर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा किया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो भी प्रतिधारक वकीलों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में 20 होना चाहिए और 20 लोग रह सकते हैं, वकीलों की संख्या हो सकता है। और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में 15 और जिला विधिक प्राधिकरण में 10 और तालुक विधिक सेवा समिति में 5 वकीलों की संख्या हो सकती है। साथ में प्रतिधारक वकीलों को निम्नलिखित मानदेय संदेह होगा। तो यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की में जो होंगे उन्हें 10,000 प्रति मास दिया जाएगा प्रति महीना। और उच्च न्यायालय में 7500 रुपया दिया जाएगा।
और जिला में दिया जाएगा 5,000 और तालुक में दिया जाएगा 3,000। तो इस तरीके के यहाँ पर मानदेय दिया जा सकता है, परंतु जो भी उपनियम में निर्दिष्ट मानदेय विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में संदेह मानदेय या फीस के अतिरिक्त है। अब यहाँ पर दिया हुआ जो भी प्रतिधारक के रूप में पदविहित पैनल वकील अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य के लिए लगाएंगे और विधिक सहायता मामलों के संबंधित के लिए कर्मश विधिक सेवा संस्था के प्रबंध कार्यालय या फिर परामर्श कार्यालय में सदैव उपलब्ध होंगे। तो ये दिया हुआ डिफाइन किया हुआ है धारा 8 के अंतर्गत में। अब यहाँ पर क्या है, जो भी उपनियम 2 के अधीन तैयार किया पैनल 3 वर्ष की अवधि के पश्चात पुनर्गठित किया जाएगा और किंतु किसी पैनल वकील को पहले से ही सौंपे गए मामलों को पैनल के पुनर्गठित होने के कारण उससे वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये है धारा 11 में। तो ये सब जो भी नियम है नियुक्ति को लेकर वो सब सारी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट धारा की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 9 है विधिक सलाह परामर्श प्रारूपण और हस्ताक्षर लेखन के द्वारा विधिक सेवाएं। तो जो भी विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हो या फिर अध्यक्ष विधिक सलाह हो, अन्य विधिक सेवाओं जैसे प्रारूपण और हस्ताक्षर लेखन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ वकीलों या फिर विधि फार्मा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों या फिर मध्यस्थों या फिर सुलहकर्ताओं या फिर विधि विश्वविद्यालयों या फिर विधि महाविद्यालयों में विधि प्रधानाध्यापक का एक अप्रैतिक पैनल रखेगा और विधिक सहायता क्लिनिक की सेवाओं ग्रामीण क्षेत्रों में और विधि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रयोग में ली जाएगी। तो ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन धारा 9 में। अब इसी चीज़ को हम अगर इंग्लिश में बात करें, अब यहाँ पर जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर लीगल सर्विसेज, डेट मीन्स जो भी लीगल सर्विसेज लेना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर आवेदन देना पड़ेगा सेक्शन 3 के अंतर्गत में। और जो फॉर्म 1 में डिस्क्राइब किया हुआ है उसे इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर एप्लीकेशन को दिया जा सकता है। और इसके अंतर्गत में दिया हुआ है जो भी एप्लीकेंट है उन्हें अपना जो भी शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं उस एप्लीकेशन में, उन समरी को लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पर लीगल सर्विसेज की सहायता के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और उनकी सहायता मांग सकते हैं। साथ में जो भी एप्लीकेशन है अगर फॉर्म 1 में वहाँ पे नहीं दिया हुआ है वैसे मामले को लेकर, तो उस चीज़ को फैक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा जो एप्लीकेंट के द्वारा किया जाएगा एप्लीकेशन में, और लीगल सर्विसेज वो एप्लीकेंट ले सकते हैं, मांग सकते हैं। और साथ में अगर कोई एप्लीकेंट यहाँ पर अनेबल है, किसी तरह एप्लीकेशन लिख नहीं पा रहे हैं या फिर वो लिखने जानते नहीं हो, तो ऐसे में वहाँ पर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा वहाँ पर हेल्पिंग डेट मीन्स अरेंजमेंट किया जाएगा उनके लिए, ताकि वो कोई उनके हेल्प कर सके एप्लीकेंट फिल करने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए, जो भी उनकी शिकायत हो उस चीज़ को लिखने के लिए। तो ये भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड हेल्पिंग किया जा सकता है। और साथ में यहाँ पर जो भी ओरल रिक्वेस्ट होगा वो भी उसे एक माना जाएगा, सब रेगुलेशन 1 और 2 के अंतर्गत में उसे एप्लीकेशन ही माना जाएगा अगर कोई ओरल रिक्वेस्ट कर रहा है लीगल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट होंगे वो एडवाइस भी ले सकते हैं, जो पारा लीगल वॉलंटियर हो, लीगल एड क्लब्स हो, लीगल एड क्लिनिक्स हो, तो ऐसे सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एडवाइस भी मांग सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन्हें जो फ्री में लीगल एडवाइस फ्री लीगल सर्विस उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। तो ये चीज़ है सेक्शन 3 में। और नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में यहाँ पर दिया हुआ है लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन टू हैव अ फ्रंट ऑफिस। अब डेट मीन्स यहाँ पर जो भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन हो उनके पास एक फ्रंट ऑफिस होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो पैनल लॉयर का एक ऑफिस हो, फ्रंट ऑफिस होना जरूरी है, जो पारा लीगल वॉलंटियर भी उसमें उस ऑफिस के दौरान वर्किंग के दौरान वहाँ पर पैनल लॉयर और पारा लीगल वॉलंटियर अवेलेबल हो फ्रंट ऑफिस में। और यहाँ पर कोर्ट बेस्ड लीगल सर्विसेज होना चाहिए, जो हर एक एप्लीकेशन जो आया हो वहाँ पे उस कमेटी में उसके अंतर्गत में जो भी लीगल सर्विसेज है पैनल लॉयर के द्वारा वो फ्रंट ऑफिस के द्वारा उसे प्रोवाइड किया जाए लीगल सर्विसेज। और यहाँ पर पैनल लॉयर जो भी फ्रंट ऑफिस में हो उनके द्वारा यहाँ पर ड्राफ्टिंग नोटिस लेकर हो या फिर रिप्लाई किसी को करना हो या फिर नोटिस करना हो या फिर पिटीशन डालना हो, वो सब सारी चीज़ यहाँ पर पैनल लॉयर के द्वारा ही किया जाएगा। साथ में जो भी पैनल लॉयर होंगे वो असिस्टेंस कर पाएंगे जो स्टाफ हो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन को, उन्हें हेल्प कर पाएंगे फ्रंट ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ लीगल सर्विसेज जो होंगे एक पैनल लॉयर और पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा ही किया जाएगा। और कोई अगर अर्जेंट मैटर आता है, इमरजेंसी मैटर आता है, तो वहाँ पर पैनल लॉयर जो है फ्रंट ऑफिस के पैनल लॉयर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं मेंबर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा उस केस में, जैसा भी केस हो। तो ये चीज़ दिया हुआ है हमारे सेक्शन 4 में। यहाँ पर सेक्शन 5 पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा ताकि वो जो ले सके फ्री लीगल सर्विसेज का बेनिफिट ले सके सेक्शन 12 के अंतर्गत में। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट होंगे उन्हें एफिडेविट शो करना पड़ेगा जो वो एक हकदार हो सके फ्री लीगल सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए। और यहाँ पर जो भी एफिडेविट होंगे वो साइन होना चाहिए जज के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, एडवोकेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर इलेक्टिव
रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल बॉडीज हो सके या गेजेट ऑफिसर हो सके या फिर कोई भी टीचर स्कूल या फिर कॉलेज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स के द्वारा, और उनका जो है एफिडेविट के ऊपर यहाँ पर प्लेन पेपर में सिग्नेचर होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, जो वहाँ पर उनका अटेस्टिंग डेट मीन्स वहाँ पे उनका जो मोहर होता है वो भी लगा होना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए। एक फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एफिडेविट आपको शो करना पड़ेगा ताकि आप हकदार होंगे फ्री लीगल सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 6, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स और अनट्रू डिटेल्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट। अगर कोई एप्लीकेंट के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया हो जो फ्री लीगल सर्विसेज के लिए हो और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर फ्रॉडेंट मैनर से यहाँ पर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन डाल दिया है और उन्हें लीगल सर्विस अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उनका जो लीगल सर्विसेज है वो वहाँ पर स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और साथ में उनके द्वारा लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी खर्च हुए होंगे या फिर जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस है वो उनसे रिकवर किया जा सकता है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 6 में, अगर कोई एप्लीकेंट फ्रॉडलेंट मैनर या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर सर्विसेज लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में दिया हुआ है स्क्रूटनी एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर लीगल सर्विसेज, डेट मीन्स निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की समीक्षा और मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जो भी कमेटी है, स्क्रूटनी है या फिर जो भी एप्लीकेशन दिया जा रहा है लीगल सर्विसेज के लिए, वो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा तालुक और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और उससे ऊपर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा यहाँ पर स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन किया जाएगा, डेट मीन्स उनके द्वारा यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत में जो भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के द्वारा पर यहाँ पर एक कमेटी गठन किया जाएगा जो चेयरमैन के द्वारा किया जा सकता है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन को लेकर। और इसी के अंतर्गत में मेंबर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन होंगे, और इनके अंतर्गत में 2 और मेंबर्स होंगे जो जुडिशियल ऑफिसर से हो, जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन में। और नेक्स्ट यहाँ पर जो होगा लीगल प्रोफेशनल से भी यहाँ पर जिनके पास एटलीस्ट 50 ईयर का एक्सपीरियंस हो, बार या फिर गवर्नमेंट प्लीडर या फिर असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर का या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वहाँ से जिनके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो उन्हें भी यहाँ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी टेन्यूर होंगे मेंबर्स ऑफ कमेटी को लेकर, वहाँ पे 2 ईयर्स के लिए होने वाला है, और मैक्सिमम एक पीरियड को 1 ईयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा। जो मेंबर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो होंगे वो हमेशा के लिए उनमें कंटिन्यू एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे उस कमेटी का। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी है कमेटी है उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को मूल्यांकन किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि जो भी एप्लीकेंट का एप्लीकेशन वहाँ पर दिया जा रहा है लीगल सर्विसेज के लिए वो इंटाइटल डेट मीन्स हकदार है या नहीं। उन्हें विद इन 8 वीक्स के अंतर्गत में जब भी एप्लीकेशन रिसीव किया गया हो उसके 8 सप्ताह के अंतर्गत में उन्हें इस चीज़ का जवाब दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 12 के अंतर्गत में जो भी आवेदन, तो उन्हें भी एडवाइस दिया, अगर कुछ ऐसे एप्लीकेंट हैं जो इस कैटेगरी के अंतर्गत में इस सर्विसेज के अंतर्गत में नहीं आ रहे हैं और अगर वो लेना चाह रहे हैं लीगल सर्विसेज, तो यहाँ पर उन्हें हेल्प किया जा सकता है इन बॉडी के द्वारा, डेट मीन्स सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जो भी वैसे कोई वॉलंटियर होंगे या फिर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति फ्री में किसी व्यक्ति को देना चाह रहे हैं, तो उन लॉयर्स को द्वारा, उन एडवोकेट के द्वारा यहाँ पर उन व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो अगर कोई एडवोकेट है जो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर वैसे लोग को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा जो इस स्कीम के तहत में इनका बेनिफिट नहीं ले सकती है। तो ये सब भी यहाँ पर किया जा सकता है सेक्शन 7 के अंतर्गत में। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन जो 8 है वो हम देख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एज पैनल लॉयर। तो यहाँ पर निःशुल्क, डेट मीन्स यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एज पैनल लॉयर पे जो कहा गया बात वो सेक्शन 8 में है। तो यहाँ पर जो भी लीगल सर्विसेज का इंस्टीट्यूशन हो वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा एप्लीकेशन जो लीगल प्रैक्टिशनर को लेकर हो, और वहाँ पर इम्पैनलमेंट के लिए एज अ पैनल लॉयर, और यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी केसेस यहाँ पर डिफाइन किया गया हो एप्लीकेशन के लिए। और जो भी यहाँ पर एप्लीकेंट होंगे सब रेगुलेशन 1 के अंतर्गत में वो सिलेक्ट कर सकते हैं पैनल लॉयर को, डेट मीन्स पैनल लॉयर में सिलेक्ट हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चेयरमैन के द्वारा जो लीगल सर्विस के इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन होंगे उनके कंसल्टेशन में, और साथ के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गवर्नमेंट प्लीडर जो डिस्ट्रिक्ट या फिर तालुक लेवल पे हो उनके कंसल्ट में यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उनकी कंसल्ट में यहाँ पर पैनल लॉयर का गठन, पैनल लॉयर को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ में जो भी लीगल प्रैक्टिशनर होंगे उनके पास लेस देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो तभी उन्हें यहाँ पर इस पैनल लॉयर के लिए रखा जाएगा। और जब भी यहाँ पर पैनल लॉयर्स को बनाया जाएगा वैसे एक्सपीरियंस लॉयर को बनाया जाएगा जो इस सब सारे डील कर सकते हो इस सब मैटर को लेकर। और यहाँ पर जो भी मैटर है, जैसे कि यहाँ पर जो भी केसेस आते हो सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्वायरमेंटल या फिर लेबर लॉ या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फिर एक्सेट्रा जो भी मैटर आते हैं वैसे डील करने के लिए, सब केसेस को डील करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जो एडवोकेट्स होंगे पैनल में यहाँ पर होंगे ताकि इनका भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगा, डेट मीन्स जो भी स्ट्रेंथ होगा रिटेनर लॉयर्स को वो एक्सीड नहीं होना चाहिए
तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 20 मेंबर्स कम से कम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में, 15 हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में, 10 डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी में और 5 तालुक लीगल सर्विस कमेटी में। और यहाँ पर जो भी हॉनोरेरियम बेसिस पे उन्हें रिटेनर लॉयर को दिया जाएगा वो पेमेंट, वो आप देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। 10,000 पर मंथ होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के लिए, और 7,500 होगा पर मंथ हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के लिए, 5,000 होगा पर मंथ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए, एंड 3,000 पर मंथ होगा जो तालुक लीगल सर्विस कमेटी है। तो ये हॉनोरेरियम बेसिस पे उनको पेमेंट किया जाएगा इस एक्ट के तहत में, इस लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट अब हम बात करें यहाँ पर सेक्शन की, तो सेक्शन 9 यहाँ पर है लीगल सर्विसेज बाय वे ऑफ लीगल एडवाइस, कंसल्टेशन, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। डेट मीन्स जो भी लीगल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है उनके द्वारा विधिक सलाह, परामर्श, प्रारूपण और हस्ताक्षर लेखन के द्वारा विधिक सेवाएं। तो जो भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे या फिर चेयरमैन जो है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के, उनके द्वारा यहाँ पर पैनल लॉयर या फिर सीनियर लॉयर से उनका जो भी लॉ फर्म है, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है, मीडिएटर है, काउंसिलेटर है, लॉ प्रोफेसर है या फिर लॉ यूनिवर्सिटी हो फिर या लॉ कॉलेज, उनके द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है लीगल एडवाइस या फिर ड्राफ्टिंग को लेकर, कन्वेंसिंग को लेकर, तो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अंतर्गत में जो भी रूरल एरियाज़ में लीगल एड क्लिनिक्स का प्रोवाइड किया जाए सर्विसेज, वो एक लॉ कॉलेज या फिर लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। सेक्शन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत में यहाँ पर मॉनिटरिंग समिति, डेट मीन्स प्रत्येक विधिक सेवा और संस्था न्यायालय आधारित जो भी विधिक सेवा और विधिक सहायता मामलों की प्रगति के निकट मॉनिटरिंग मामलों के लिए एक मॉनिटरिंग समिति की स्थापना किया जाएगा, ताकि जो भी वहाँ पर केसेस हो उसकी मॉनिटरिंग सही से कर सके। और यहाँ पर उच्च न्यायालय स्तर पर मॉनिटरिंग समिति यहाँ पर रखा जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हो या फिर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रहेंगे। और साथ में विधिक सेवा संस्था का सदस्य सचिव या फिर सचिव और विधिक सेवा संस्था के प्रमुख आश्रयदाता या फिर नाम निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ अधिवक्ता होंगे, जो इसमें मॉनिटरिंग कमेटी के लिए यहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। और इसके अंतर्गत में जिला या फिर तालुक विधिक सेवा संस्था के लिए मॉनिटरिंग समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी, और जिसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे वो संबंधित जिला में तैनात उच्च न्यायिक सेवा का ज्येष्ठतम सदस्य इसका अध्यक्ष होगा, और विधिक सेवा संस्था का सदस्य सचिव होगा, और स्थानीय विधि संगम के अध्यक्ष के परामर्श करके नाम निर्दिष्ट होने वाला विधि व्यासे जिसे स्थानीय विधिक संगम का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव हो, और उन्हें रखा जाएगा इस मॉनिटरिंग समिति का गठन करने के लिए। तो ये चीज़ है सेक्शन धारा 10 में। नेक्स्ट यहाँ पर है धारा 11। यहाँ पे 11 में दिया हुआ है मॉनिटरिंग समिति के कृत्य। अब उनका वर्क क्या होगा, तो यहाँ पर जब कभी किसी आवेदक को विधिक सेवा के लिए रखा डेटाबेस विधिक सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा, तो सदस्य सचिव या फिर यथाशीघ्र मॉनिटरिंग समिति के फॉर्म 2 में ब्यौरा भेजा जाएगा, जो फॉर्म 2 के अनुसार भेजा जाएगा उनके पास। और विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता मामलों को दिन प्रतिदिन की प्रगति के अभिलेख के रखने के लिए मॉनिटरिंग समिति के पर्याप्त कर्मचारी और अवसंरचना उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी विधिक सेवा संस्था न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के मामले को प्रगति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों का अवलोकन करने के लिए निवेदन कर सकेगी। तो ये सिर्फ मॉनिटरिंग समिति के द्वारा ये सब सारे वर्क किया जाएगा जो उनके द्वारा काम है यहाँ पर। और साथ में मॉनिटरिंग समिति ऐसे समय के भीतर जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए पैनल के वकीलों से रिपोर्ट मांगकर न्यायालय की दिन प्रतिदिन का कार्यवाही पर निगरानी रख सकती है। तो ये चीज़ है हमारे सेक्शन 11 में। नेक्स्ट है 12, मॉनिटरिंग समिति द्वारा द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग समिति प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले की प्रगति और पैनल वकील या फिर प्रतिधारक वकील के कार्य निष्पादन का उसका स्वतंत्र मूल्यांकन जो है करेगी, और द्विमासिक रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा उनकी कमेटी के द्वारा। और समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात जो भी विधिक सेवा संस्था है, कार्यकारी अध्यक्ष है या फिर अध्यक्ष प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्यवाही निश्चित करेगा। तो यहाँ पे थर्ड क्लॉज में दिया हुआ है जो भी विधिक सेवा संस्था के सदस्य सचिव होंगे या फिर उनका कर्तव्य होगा कि मॉनिटरिंग समिति का रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत करे और आदेश प्राप्त करे। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 12 धारा 12 के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है वित्तीय सहायता सेक्शन 13 के अंतर्गत। और यहाँ पर यदि किसी मामले में विधिक सहायता अनुदत्त की गई है या फिर अतिरिक्त व्यय जैसे न्यायालय फीस के संदाय या फिर न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन के संदेह फीस, ऐसे मामले में यहाँ पर दस्तावेज के समन के लिए प्रमाणित प्रतियों आदि प्राप्त करने के लिए या फिर उनकी द्वारा जो भी विधिक सेवा संस्था पैनल के वकील है उन या मॉनिटरिंग समिति की सलाह पर अपेक्षित रकम के संवितरण के लिए अति आवश्यक उपाय करेगी। और यहाँ पर जो भी अपील या फिर पुनरीक्षण के मामले में विधिक सेवा संस्था निर्णय और मामले के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए व्ययों का वहन कर सकेगी। तो ये चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 13 में।
अब नेक्स्ट है धारा 14 के अंतर्गत में जो पैनल के वकीलों को फीस का संदाय। अब यहाँ पर पैनल के वकीलों को फीस का संदाय क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पैनल के वकीलों को राज्य विनियमों के अधीन यथा अनुमोदित फीस की अनुसूची के अनुसार फीस का संदाय किया जाएगा। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता के मामलों में पैनल के वकीलों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए संदाय किए जाने वाले मानदेय का कालिक रूप से पुनरीक्षण करेंगे। और जैसे ही पैनल के वकील की कार्यवाही के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, विधिक सेवा संस्था बिना किसी विलंब के पैनल के वकीलों को संदेय फीस और व्ययों का संदाय करेगी। तो ये चीज़ दिया हुआ है 14 में, जिसमें वकीलों को फीस दिया जाएगा पैनल के वकीलों को। और नेक्स्ट हमारे पास धारा 15 में है समुचित मामलों में ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति। तो यदि मॉनिटरी समिति या फिर विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष की यह राय है कि ज्येष्ठ वकील की सेवा यद्यपि वह वकीलों के अनुमोदित पैनल में सम्मिलित नहीं है, किसी विशिष्ट मामले में प्रदत्त की जानी चाहिए, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे ज्येष्ठ वकीलों को नियुक्त कर सकेगी। और राज्य विनियमों में किसी बात के होते हुए भी विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या ज्येष्ठ या फिर अध्यक्ष ऐसे ज्येष्ठ वकीलों के लिए मानदेय का निश्चय कर सकेगा। परंतु जो भी वकील जो होंगे ज्येष्ठ वकील, उन्हें विशेष नियुक्ति केवल व्यापक लोक महत्व के मामलों और अत्यंत गंभीर प्रकृति के आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों के बचाव के लिए ही की जाएगी। तो ऐसे सेक्शन में जो सबसे सीनियर वकील होंगे उन्हें इस सब मामले इमरजेंसी मामले के लिए रखा जाएगा, जो सबसे गंभीर मामला हो सकता है, उनके लिए इन्हें बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 धारा 16 है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता के मामलों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो भी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की मॉनिटरी समिति की द्विमासिक रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगी। और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी मॉनिटरी समितियों की द्विमासिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने प्रमुख आश्रयदाता को प्रस्तुत करेगी। उसी तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति अपनी मॉनिटरी समिति की द्विमासिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी। तो ये अलग अलग तरीके के जो भी होंगे वो अपने सीनियर को भेजेंगे। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मॉनिटरी समिति की समेकित अर्थव्यासिक रिपोर्ट को प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले में सफलता या फिर असफलता दर्शित करते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगा। जो समुचित मामलों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष इन विनियमों के प्रभावी सफल क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा संस्था का पर्यवेक्षित करने, मॉनिटरिंग करने या फिर सलाह देने के लिए अपने केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य को नाम निर्दिष्ट और प्राधिकृत कर सकेगा। तो 15 यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन है 16 के अंतर्गत में यहाँ पर जो भी उच्चतम न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है या फिर जिला विधिक या फिर तालुक विधिक जो भी है समिति, मॉनिटरी समिति के द्वारा यहाँ पर द्विमासिक रिपोर्ट मांगा जाएगा और उनका विलोचन जो है उसका व्याख्या यहाँ पर किया जाएगा और वो सारे डिटेल्स को देखा जाएगा कि इस पे जो क्या मामले में कैसा रिपोर्ट आया है और उनका निर्णय क्या निकल कर है, वो सारे कुछ यहाँ पर इनके द्वारा अवलोकन किया जाएगा। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 10 के अंतर्गत में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मॉनिटरिंग कमेटी। तो जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो उनके लीगल सर्विस प्रोग्रेस को लेकर यहाँ पर उनके द्वारा मैटर्स में जो भी है उनके द्वारा यहाँ पे सारे मॉनिटर किए जाएंगे कमेटी के द्वारा। जो भी लीगल सर्विसेज के पास यहाँ पर उनके पास जो भी केसेस आ रहे हैं, मैटर आ रहे हैं, और मॉनिटरिंग कमेटी में जो भी यहाँ पर इस बेंच के लिए कमेटी के लिए गठित किए जाएंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो होंगे वो चेयरमैन होंगे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का, और चेयरमैन होगा हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का, जो मॉनिटरिंग कमेटी को यहाँ देखेगा। और मेंबर सेक्रेटरी जो होंगे वो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन का भी एक होंगे, और सीनियर एडवोकेट होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे पैटर्न इन चीफ लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ इसी में जो डिस्ट्रिक्ट और तालुक लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के लिए होगा वहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कंसिस्ट किया जाएगा, और इसमें सीनियर मोस्ट मेंबर जो हायर जुडिशियल सर्विस पोस्ट में बैठा हो डिस्ट्रिक्ट पे वो चेयरमैन होंगे, और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो। और यहाँ पर लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पे जिनके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो, वो लोकल बार में नॉमिनेट किए हो, तो वैसे में यहाँ पर वो प्रेसिडेंट होंगे लोकल बार एसोसिएशन के, उनकी कंसल्टेशन पे यहाँ पर उनका भी लीगल प्रैक्टिशनर को रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 10 में। अब 11 जो है फंक्शन ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी, तो यहाँ पर क्या फंक्शन होगा उनका, जो मॉनिटरिंग कमेटी है उनका क्या वर्क होगा वो इसमें दिया हुआ है। तो जो भी लीगल सर्विसेज यहाँ पर एप्लीकेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है लीगल सर्विसेज के लिए, वो मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पर फॉर्म 2 को मॉनिटर किया जाएगा, जो भेजा जाएगा मॉनिटरिंग कमेटी के पास, और यहाँ पर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनके स्टाफ के द्वारा इस मॉनिटरिंग किया जाएगा इस कमेटी को, और जो भी रिकॉर्ड है डे टू डे प्रोग्रेस है लीगल एड केसेस को लेकर वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा रखा जाएगा।
और इसी के अंतर्गत में लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो रिकॉर्ड, जो भी कोर्ट को केसेस को रिकॉर्ड लेकर हो या फिर मेंटेन रजिस्टर मेंटेन को लेकर हो, वो वैसा प्रोग्रेस यहाँ पर मंगवा सकती है और उस एक्सेस को भी देख सकती है। तो ये सब जो भी वर्क है वो एक सेक्शन 11 के अंतर्गत में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन 12 मॉनिटरिंग कमेटी टू सबमिट बाय मंथली रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर बाय मंथली रिपोर्ट्स जो है वो मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा सबमिट किया जाएगा उनके पास। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी जो है बाय मंथली रिपोर्ट सबमिट करेगी, जो उनके प्रोग्रेस ईच एंड एवरी लीगल केसेस को लेकर, यहाँ पर प्रत्येक केसेस को लेकर यहाँ पर उनका प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस और पैनल लॉयर क्या उनके परफॉर्मेंस दिए हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास यहाँ पर सबमिट किया जाएगा जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन की हो। और उसकी अवलोकन करने के बाद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बाद अवलोकन करेगी वो सब सारे केसेस में और उनके प्रोग्रेस में। तो वो जो वर्क है यहाँ पर दिया हुआ है इनके पास। नेक्स्ट सेक्शन 13 में है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर किसी केस में यहाँ पर किन्हीं के द्वारा लीगल एड सर्विसेज मांगा जा रहा है, जो उनको फ़ी पे करना हो, कोर्ट फ़ी या फिर फ़ी अपॉइंटेड के लिए कमीशन या फिर सबमिटिंग विटनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ी हो, तो वो सब भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो एक पैनल लॉयर या फिर मॉनिटरिंग कमेटी के एडवाइस पे यहाँ पर उसे भुगतान किया जाएगा। और साथ में उस जजमेंट को लेकर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पर जो भी खर्च उठाए गए हैं उसको सर्टिफाइड कॉपीज़ भी और केस रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखा जाएगा, इसे कभी भी रिवीजन या फिर अपील करने के लिए, और रिकॉर्ड्स में इसे रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है पेमेंट ऑफ फी टू दी पैनल लॉयर्स। अब यहाँ पर क्या पेमेंट किया जाएगा पैनल लॉयर्स को, वो सेक्शन 14 में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा हो या फिर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उन्हें होनोरेरियम बेसिस पे पैनल लॉयर को पेमेंट किया जाएगा, जो डिफरेंट टाइप हो सकता है, लीगल एड केसेस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो भी पैनल लॉयर को सिलेक्ट किया गया हो केसेस के लिए, अगर उनका जो रिपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, उस पर जजमेंट आ चुका है, उसे रिसिप्ट कर लिया गया, तो बिना देरी किए हुए उनकी जो भी फी बनते हैं वो पेमेंट कर दी जाएगी पैनल लॉयर को। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 15 स्पेशल इंगेजमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट इन अप्रोप्रिएट केसेस। तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग को लेकर हो, सर्विस मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर हो, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को लेकर हो, वो सब जितने भी है यहाँ पर अगर स्पेशल केसेस को लेकर हो, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह का स्पेशल केस आता है जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है सीनियर एडवोकेट का बुलाना, उन्हें बुलाकर इन केसेस को वहाँ पे प्रोवाइड करना और उसका जो डिफेंड करना है, तो इन केसेस में यहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी हो या फिर चेयरमैन हो, उनके द्वारा यहाँ कंसल्ट करके पैनल लॉयर में जो भी सीनियर एडवोकेट है, डेट मीन्स जो भी सीनियर एडवोकेट है सर्विसेज में, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट में पैनल लॉयर को नहीं इंक्लूड किया गया है, और इसमें जो भी सीनियर एडवोकेट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा, और पर्टिकुलर केस जो गंभीर होगा उन केसेस में इन्हें यहाँ पर इसके डिफेंडिंग करने के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, या फिर उनको केसेस को सीरियस मैटर को लेकर यहाँ पर एप्लीकेंट के पक्ष के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन 16 इवोल्यूशन ऑफ द लीगल एड केसेस बाय द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है उनके पास बाय मंथली यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजा जाएगा, जो मंथली कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हो उनके द्वारा, और ये सेंट्रल अथॉरिटी को भेज देगी। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनके द्वारा बाय मंथली रिपोर्ट भेजा जाएगा, जो एक मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा पैटर्न चीफ को भेजा जाएगा, और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तालुक लीगल सर्विस कमेटी हो, वो सब सारे बाय मंथली रिपोर्ट यहाँ पर भेजेगी मॉनिटरिंग कमेटी को, और वो भेजेगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी केसेस आते हैं उसका बाय मंथली यहाँ पर रिपोर्ट सेंड किया जाएगा आगे अपने ऊपर लेवल के चेयरमैन के पास। तो ये टोटल 16 सेक्शन था जो आप सभी को इस रेगुलेशन 2010 के अंतर्गत पढ़ना था, और इससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इसके बेसिस पे होगा। तो अगर आपने अभी तक स्टडी विथ वी को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने जो आप सभी को ये 16 सेक्शन बता दिया है वो आपके लिए इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अगर इसके ऊपर आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में, MP DLO एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जाके आप लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पेशली वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो यहाँ से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, और अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप उस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और साथ में अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ भी आप शेयर करना चाह रहे हो ज़रूर शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आप सभी के लिए मैं लाया करता हूँ, तो वीडियो
तो जितना हो सके शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स से भी करवा लें, ताकि जो भी आगे नोटिफिकेशन आएंगे लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वैकेंसी का हो या फिर कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो हो, वो आप सभी तक पहुंच पाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।